नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। सीएम धामी आज देंगे पेंशन धारकों को बड़ी सौगात। पेंशन वितरण को लेकर मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम आज। 1 क्लिक से जून महीने की पेंशन होगी डीबीटी के जरिए जारी। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का होगा हस्तांतरण। मुख्यमंत्री आवास से लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी पेंशन राशि। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1 क्लिक से जून महीने की पेंशन होगी डीबीटी के जरिए जारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का इस दौरान हस्तांतरण भी किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज पेंशन धारकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। आज पेंशन धारकों को बड़ी सौगात देंगे। 1 क्लिक से जून माह की पेंशन जो है वो जारी की जाएगी और समाज कल्याण विभाग के लगता है संपर्क योगेश से टूट गया है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका। तो सीएम धामी आज देंगे पेंशन धारकों को बड़ी सौगात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 क्लिक से जून महीने की पेंशन डीबीटी के जरिए जारी भी की जाएगी। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजनाओं का आज हस्तांतरण भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आवास से लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी पेंशन राशि। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज पेंशन धारकों को बड़ी सौगात देंगे। आवास से लाभार्थियों के खाते में पेंशन जारी होगी। सीएम धामी आज पेंशन धारकों को बड़ी सौगात भी इस दौरान देंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो भी की जा रही हैं। पेंशन धारकों के आज चेहरे भी खिले हैं, उनके अकाउंट में आज पैसे जाएंगे। समाज कल्याण विभाग इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। मुंबई पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने देहरादून और मुंबई में कार्यरत उत्तराखंड वासियों के प्रवासों की सराहना भी की है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े रहकर मुंबई को मिनी उत्तराखंड में बदल रहे हैं। गणमान्य व्यक्तियों का उत्तराखंड स्वागत करते हुए उन्होंने इस सांस्कृतिक जुड़ाव को उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति बताया है, जो उन्हें राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाता है और उनके सफलता राज्य का मान सम्मान भी बढ़ाती है। सीएम ने उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित रखने और देवभूमि को दिव्यता को अनुसरण रखने के सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है, जिसके तहत डेमोग्राफी संतुलन, अतिक्रमण हटाना, धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दंगा विरोधी कानून जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसे अहम बुनियादी ढांचे परियोजनाएं और सौंग, जमरानी, लखवाड़, किसाऊ जैसे लंबित बांध परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कनेक्टिविटी में भारी सुधार हुआ है, जिसमें 120 से ज़्यादा हेलीपोर्ट, पंतनगर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीयकरण और देहरादून को 45 से ज़्यादा शहरों से जोड़ना भी शामिल है। मेरा हृदय गर्व से भर उठता है जिसको देखकर कि चाहे हम मुंबई में रहते हो, चाहे हम लखनऊ में रहते हो, चाहे हम लंदन में रहते हो या हम दुबई में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, तो आपके मन में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड की अपनी जड़ों से आप जुड़े रहते हैं। आपकी बोली की पहाड़ी मिठास, आपके संस्कारों में देवभूमि की सुगंध और अपने हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपने संस्कृति के साथ जो अपनापन है, श्रद्धा है,
और आपका अपनी मिट्टी से यही जुड़ाव हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। और आपका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपनापन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी सभ्यता से और संस्कृति से जोड़े रखता है, अपनी विरासत से जोड़े रखता है। भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो आप सब लोग जो विभिन्न विभिन्न शहरों में, चाहे मुंबई में या भारत में या पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं, आप सबको उत्तराखंड की महान संस्कृति का यदि ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सच में आपने शानदार रूप से उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाया है। और जहां भी आप लोग रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर आज अपने आचरण से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने कामों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है, बड़ी मेहनत की है। और आप लोग यहां दूर रहकर अपनी मिट्टी से सफलता की कहानी ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड का भी आपके कारण से मान सम्मान बढ़ रहा है। आप अच्छा काम करते हैं, आपका समाज में अच्छा नाम होता है, अपने संस्थान में अच्छा नाम होता है, सोसाइटी में अच्छा नाम होता है, तो हम सबका भी सर गर्व से ऊंचा होता है। और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रत्येक उत्तराखंड वासियों को, मैं उत्तराखंड से जिनका भी रिश्ता है, जो यहां आ पाए हैं उनका भी, और जो यहां नहीं आ पाए आज बरसात के कारण से, जैसे मुझे बताया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन के लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन जिन लोगों ने भी। और सच में मैंने तो इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। मैं तो सोच रहा था अभी कुछ ही दिन पहले मेरा ये हुआ कि आप सब लोगों के बीच में बहुत दिनों से मैं आया नहीं था, तो आज मैंने कहा मैं कुछ सब लोगों से भेंट करूंगा। और इतना शानदार आयोजन मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूंगा कि करण जी मेरे साथ आए हैं और हमारे ननवाल जी, इसको जो है मनोज जी, इसको जो है देहरादून में भी करवाइए। उत्तराखंड में एक दो जगह, दो तीन जगह ऐसा जो है शो होना चाहिए। इस प्रकार का जो शानदार इन्होंने जो अभिनय किया है, शानदार प्रस्तुति यहाँ मंच पर दी है। साथियों, बहुत सारे काम हमने किए। अभी उनियाल जी ने बहुत सारी बातें कही, डेमोग्राफी की बात करी उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात करी। और मैं भी चाहता हूं कि जो जो बातें भी उन्होंने करी हैं, सच में वो मेरे बड़े नजदीक की बातें हैं। और मैं बताऊं तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार डेमोग्राफी के क्षेत्र में पहली बार काम हुआ है। पहली बार डेमोग्राफी का जो असंतुलन हो गया था, डेमोग्राफी खराब हो गई थी, वो पहली बार हो रहा है। और अतिक्रमण हमने पूरे देश में अगर उसका कहीं प्रतिशत में अगर निकाला जाएगा तो उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर होगा, जहां 15,000 लगभग एकड़ जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के भविष्य को जो बर्बाद किया जा रहा था, उनके भविष्य को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था, उसके लिए हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दंगा रोकने का हमने कानून बनाया है। हमने थूक जिहाद, मजार जिहाद और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के लिए, और मैंने ये संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे उनको। और देवभूमि का जो देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। पहले बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे अब लगातार वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और कार्रवाइयां सख्त कार्रवाई हो रही है। इसलिए हमने दंगा रोकने का भी कानून बनाया है। कोई दंगे की राजनीति करके कानून को बिगाड़ने का काम न करे, इसके लिए हमने ऐसा कानून लाए हैं कि सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को कोई दंगा करने वाला नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां बाजपुर रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित हाई प्रोफाइल संगठनात्मक बैठक में उन्होंने प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, प्रकोष्ठों की सक्रियता, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से संगठन की मजबूती के लिए समर्पण और सक्रियता के साथ काम करने के भी आह्वान किए हैं। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता
संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और जनता के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। कार्यालय में तो आप सभी जिलों के पूरे उत्तराखंड के 5 प्रकोष्ठों के जिले के संयोजक सह संयोजक यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठों के माध्यम से विभिन्न आयाम में जो समाज रहता है उनको जोड़ने का काम प्रकोष्ठों के माध्यम से करती है। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करेगा, व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों के बीच में काम करेगा। समाज में विभिन्न आयाम क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों को जोड़ने का काम प्रकोष्ठों के माध्यम से होता है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रकोष्ठ चुनाव की दृष्टि से भी और हर प्रकार से सामाजिक संतुलन की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और हमने ये प्रकोष्ठ की बैठक 9 तारीख को भी दूसरी बैठकें हमारी रुद्रपुर में होंगी और ऐसे ही करके कुछ 2 बैठकें हमारी गढ़वाल क्षेत्र में होंगी। तो 22 प्रकोष्ठों को हमने 4 हिस्सों में बांटा है और उनकी बैठकें हमारी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान के कथित हेराफेरी के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्ती कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने परलोक प्रमुख ज्योतिर्मठ अनूप नेगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर सिंह के द्वार के बाहर मौन व्रत शुरू किया है, जहां विधायक ने बीकेटीसी प्रशासन और सरकार पर हमला मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक एसआईटी जांच की भी मांग की है। गौरतलब है कि भैरव सेना नामक संगठन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों और अधिकारियों पर चढ़ावे की राशि में कथित आर्थिक हेराफेरी के आरोप लगाए थे। मामले की जांच के लिए बीकेटीसी ने 4 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है और गणना प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। बचपन से लेकर आज तक श्री नारायण ये साक्षात बैकुंठ धाम है। और इस बैकुंठ धाम में जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रष्टाचार पे आते हैं, केदारनाथ में हमने देखा होगा कि सोना चोरी का प्रकरण चला, उसके बाद अयोध्या के अंदर आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज इस बैकुंठ धाम पे भी इस तरह की भ्रष्टाचार की भीड़ चल रही है। और कौन है? सरकार में बैठे हुए, सरकार ने जो यहाँ रख रखाव के लिए रखे हुए, जिन्होंने मंदिर समिति की रख रखाव करनी थी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करनी थी, श्री नारायण की सेवा करनी थी, वो लोग यहाँ से चोरी कर रहे हैं। अरे बैकुंठ धाम में तो लोग मोक्ष के लिए आते, सारे माया मोह त्याग के आते, और आप ऐसे श्री नारायण के चरणों में आकर के उन्हीं के वहाँ से आप इस तरह का जो दान पत्रों से लेकर दान पेटी से लेकर तमाम चीज़ों में जो भ्रष्टाचार वीआईपी से लेकर वीआईपी दर्शन के नाम पर से लेकर क्यूआर कोड के नाम के दर्शन के नाम पर लेकर इस तरह का तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको देख करके हमारे केवल ये चोरी का मामला नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी उम्मीद, हमारी श्रद्धा को धक्का लगा है। हमारे साथ हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री लखपत सिंह बुटोला जी यहाँ पे मौजूद हैं और जो विगत दिनों में जो बद्रीनाथ की भूमि में बद्रीनाथ मंदिर परिसर में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जो प्रकरण सामने आया है, इसके विरोध में माननीय विधायक जी और हम सभी हम यहाँ के लोकल और हमारे तमाम समाजसेवीगण इस घटना का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि दोषी है। और निश्चित रूप से माननीय विधायक जी के आदेशानुसार हम सब लोग यहाँ पे मौन धरने पे माननीय विधायक जी 8 बजे से मौन धरने बैठ गए हैं। 8 से 9 बजे तक हमारा ये मौन धरना चलेगा। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, विधायक जो है मौन व्रत पर बैठे और ऐसे में क्या कुछ आरोप इस दौरान लगाए गए हैं बीकेटीसी पर? देखिए, जो एक मामला सामने आया था भैरव सेना के द्वारा जो संस्था है देहरादून की आरोप लगने के बाद द्वारा। संजय, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है। जी, तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की हेराफेरी का ये मामला है, जहां पर विधायक लखपत सिंह बुटोला मौन व्रत पर बैठे हैं और ये भी देखा गया कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अपना मौन व्रत किया है। स्तरीय न्यायिक और या फिर एसआईटी से जांच कराने की मांग भी की गई है।
और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि विधायक जो हैं अब मौन व्रत पर भी बैठे थे और कई तरह के आरोप भी उन्होंने बीकेटीसी पर लगाए, क्या कुछ उनकी मांगे भी हैं? देखिए, जो ये चढ़ावा प्रकरण है, इस पे सियासत का गर्म होना भी लाजमी है, क्योंकि आस्था का ये धाम है, बैकुंठ धाम है, और लोग मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ यहाँ पे जो भी चीजें अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पे चढ़ाते हैं, और उस पे अगर इस तरह की बात सामने आती है तो सभी का जो है नाराज होना लाजमी है। और इस बात को लेकर बीकेटीसी ने भी जो 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, उनका कहना है कि 10 दिन से कम समय में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल जो है किसी का ऊपर जो है दोषारोपण करना जो है ठीक नहीं है जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं बद्रीनाथ, वो जो है सुबह आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी के साथ तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर के मौन व्रत 1 घंटे का उनका मौन व्रत रहा 8 से 9 के बीच में। और इस बीच जो है मौन व्रत के बाद जब उन्होंने अपने जो प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि इस तरह का जो आस्था के साथ कुठारघात है और जो धाम की जो महिमा और धाम की आस्था कहीं न कहीं इसकी धूमिल हुई है, और इस तरह जो है उच्च स्तरीय जांच जो है इस पे उन्होंने मांगी है, एसआईटी की जांच उन्होंने मांगी है, और कहा कि जो भी दोषी हो उन्हें बख्शा न जाए, ताकि जो है आने वाले समय में कोई भी इस तरह के कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और बद्रीनाथ, जोशीमठ सहित तमाम क्षेत्र में जो है लोगों में आक्रोश है कि इस तरह की घटना आखिर बढ़ क्यों रही है, और कहाँ जो है प्रशासन और कहाँ मंदिर प्रशासन इसमें चूक कर दे रहा है। जी, लेकिन संजय, अभी जांच कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि बीकेटीसी ने तो कहा था कि जांच कराएंगे, और अभी जांच कहाँ तक पहुंची है? क्या अपडेट अभी निकल करके सामने आया अभी तक? देखिए, जो भी ये चढ़ावा चोरी का मामला है, इसमें 4 सदस्यीय जांच कमेटी में जो है कुछ अधिकारी जो है केदारनाथ धाम के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और एक उसमें विधि अधिकारी भी है। तो 4 ये लोग जो है मंदिर प्रशासन को आने वाले 3 से 4 दिनों में, क्योंकि जांच शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, अगले 1 हफ्ते के बाद जो है जांच बीकेटीसी के पास होगी। लेकिन जो विधायक बद्रीनाथ का ये आरोप है कि कहीं न कहीं सरकार जो है प्रशासन मंदिर समिति जो है लीपापोती करने पे जुटी हुई है, और किसी तरह जो है इस मामले को दबाने पे जुटी हुई है। इसीलिए वो इस तरह का मौन व्रत और अन्य तरीके से जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार पे दबाव बढ़े और इस तरह की जो घटनाएं हो रखी है उस पर जो है उच्च स्तरीय जांच हो, और जो है दूध का दूध, पानी का पानी जो है कि लोगों के सामने आएगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 6 जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में बरसेंगे बादल। पर्वतीय इलाकों में गरज चमक और तेज बारिश की भी चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका, लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बिजली गिरने का खतरा है। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज भी बिगड़ने वाला है। मसूरी में स्थित विवादित 6 मंजिला बहुमंजिला भवन पर नगर पालिका परिषद और एमडीडीए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया है। इस दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध भी किया, जिसके बाद एमडीडीए राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और उन्हें 48 घंटे के अंदर भवन खाली करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन बलपूर्वक कब्जा हटाएगा। बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण बिना एमडीडीए की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग के एनओसी के बिना किया गया था। मामले में उच्च न्यायालय ने पहले ही यथास्थिति बनाए रखने और फ्लैटों के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भवन में लोगों का रहना शुरू हो गया। गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन संयुक्त सचिव नंदन कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन और एमडीडीए ने इसी भवन को सील भी किया था। ये बिल्कुल, ये जो हमारा भवन है इसमें लगभग 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की जा रही है।
जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि इस भवन में ना ही किसी को आवंटित किया जाए भवन आवास और ना ही इस पे किसी का कब्जा होने दिया जाए। तो बस उसी के न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये पूरी कार्रवाई की गई है सीलिंग की। देखिए, वर्तमान में यहाँ पे लगभग 80 कमरे हैं और उन सभी में परिवार निवासरत नहीं है। जितना अभी तक हमने देखा है उसमें 10 से 15 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग निवासरत हैं। अधिकतर लोगों द्वारा अपने उसमें सामान रखा गया है या केवल अपना ताला लगाया गया है, लेकिन जो निवासरत परिवार हैं वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। नगर पालिका द्वारा और MDDA के निर्देश जो इससे पहले आए थे वो 24 तारीख के जो थे निर्देश थे MDDA के इसको सील करने के। 24 तारीख को नगर पालिका और MDDA स्थानीय प्रशासन पूरी टीम आई थी और पूरी टीम ने ही जो लोग थे उन्होंने 2 दिन का समय जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मांगा था और आज जो है लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है और आज ये सीलिंग की कार्रवाई की। मैंने पहली ऐसी महिला पालिका अध्यक्ष देखी है जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रही है और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का भी संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल पहले हाईकोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें इसकी प्रक्रिया पे आवंटन पे रोक लगी थी। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है। MDDA से भी जो सीलिंग के ऑर्डर हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे और उसके बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अचानक कहाँ से, मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक कहाँ से मैसेंट लॉज का जिन निकल गया और आप यहाँ पर सील करने पहुँच गए। आप उन लोगों को भी बाहर निकाल ले जिनका टैक्स की रसीदें हैं, जिन्होंने टैक्स जमा किया हुआ है, जो पिछले 20-25 साल से एक परिवार है वो वहाँ पर रह रहा है और उसका टैक्स जमा है। 98 से वो टैक्स जमा करते हुए आ रहा है। प्रेजेंट में भी 2027 तक का टैक्स है और बिना नोटिस ये आप गुंडों की तरह जाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। ये सरासर ये गुंडे पूरा हिटलरशाही है, पूरा गुंडागर्दी है और केवल मेरा खुला आरोप है क्योंकि इन कमरों को देख के उन्हें लालच आ रहा है और ये खुलेआम उन लोगों से वसूली करना चाहते हैं और वसूली करने के माध्यम से ये प्रियंका बिस्ट पवार है, ये मेरे पापा जी है, मिस्टर कुंदन सिंह पवार। इनके ही नाम पे हमारी पुरानी दुकान, 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी, वो तोड़ी गई। उसको तोड़ने के बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और चलते केस में हमारी दुकानें इसी गुंडागर्दी पे तोड़ी गई थी। उस दिन भी पुलिस फोर्स बुलाई गई, पूरी मीडिया बुलाई गई। 1 दिन का तक हमें टाइम नहीं दिया गया जबकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा था। चलते केस में कोई भी वो नहीं होता। इन्होंने जब सरकार ने नियम बना रखे तो उन नियमों का उल्लंघन सरकार ही क्यों कर रही, हमें ये जानना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।